हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, और ठीक है इसके लिए जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है वो हमें क्या बताता है ना। तो इस तरह से बच्चों, जैसे हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है फ्रॉम ए ग्लास स्लैब या किसी, है ना, जितने भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़े, जैसे लाइट रे एयर से चल के ग्लास में जा रही है या वाटर में जा रही है, तो ये जो हमारे सरफेस होते थे, कैसे सरफेस माने थे हमने, प्लेन सरफेस। ओके, अब अगर हम यहाँ पर ऐसे कहें कि ये जो रिफ्लेक्टिंग जो मीडियम है हमारा, कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, उसका ये जो सरफेस है जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये इस तरह का हो जाए। ओके, किसी भी तरह से, तो ऐसे या इस तरह से, तो फिर ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम का सरफेस जिस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, अगर वो स्फेरिकल हो जाता है तो फिर हम उससे क्या बोलने लग जाते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, और फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिलेटेड टर्म्स है ना क्या होंगे, जैसे इसका मिड पॉइंट जो होगा इसे हम उसका क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अब स्फेरिकल सरफेस है तो ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट ही होगा, तो इसका अपनी क्या होगा, एक सेंटर होगा, मतलब इसकी भी अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसकी भी क्या रहेगी, रेडियस होगी, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये तो हुआ जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमें यहाँ रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो पहले रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या है, क्या बताता है, उसको समझे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और इसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज चलेगी, है ना, और जब ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ये हमारा नॉर्मल कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सरफेस, है ना। तो लाइट रे जब ऐसे जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, तो ये उसकी इमेज इस तरह से यहाँ बना देगी, रिफ्लेक्टिंग मीडियम की इमेज यहाँ बनाएगा, है ना। तो इस केस में अगर हमने ये कॉन्वेक्स माना है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इधर डिस्टेंस ऑफ इमेज ये जो है, और इसकी जो रेडियस है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, तो उसकी ये जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो किस पर डिपेंड करेगी, एक तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, है ना। तो इन फैक्टर्स में रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला ही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्फेरिकल और सरफेस की रेडियस में, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, μ2 बाय v, μ1 बाय u और μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये होगा उसमें रिलेशन। ओके, जो देखिए रहा हमको फॉर्मूले से, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रिलेशन बताने वाला एक्सप्रेशन है। ओके, हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब एक चीज और जो यहाँ पर है ना, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 और μ1 से इंडिकेट किया है। आप कहीं बुक्स ऐसे देखोगे कि जिसमें से n2 और n1 से इंडिकेट किया है, तो फॉर्मूला वही है, रिलेशन वही है, बस नोटेशन बदल जाएगा यहाँ पर कि हम μ1 या μ2 से ना इंडिकेट करते हुए इससे इंडिकेट कर देंगे उनको n1 और n2 से। तो डेरिवेशन यही रहेगा। अगर आप इसे जो n1 n2 लिखना चाह रहे तो आप μ2 μ1 को रिप्लेस करके क्या लिख देना, n1 n2, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ n2 n1 है, यहाँ μ2 μ1 से हम ड्राइव कर रहे हैं। ओके, चलिए, है ना। और इसका एक और फॉर्म आता है, तो एक और फॉर्म कि अगर बाहर वाला मीडियम
है ना, अगर हमने सराउंडिंग, ये जो मीडियम के आसपास का जो मीडियम है, इसको अगर हमने एयर मान लिया तो फिर ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता है, ये v1/u, ठीक है, म्यू -1r, ये फॉर्मूला। ओके, तो आप कहीं जगह उसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मानोगे। तो यहाँ ये कब होगा, जब हमारे पास सराउंडिंग जो है मीडियम के बाहर वाला मीडियम क्या हो, एयर हो। ओके, तो ये तो था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, हम किसे कहते हैं, क्या बताता है ना। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसका यूज क्या है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनाएगा, उसके कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, या फिर इमेज दी होगी, इमेज की डिस्टेंस दी होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ये सारे फैक्टर्स हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। अब इसे हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब स्फेरिकल सरफेस हमारे दो तरह के हमने कहे, कॉन्वेक्स हो सकते हैं और कॉन्केव। तो पहले हम प्रूफ कर रहे हैं इसको किसके लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने दिखाया है, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना, जिसे हमने डेंसर मान लिया है, डेंसर। ओके, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने किससे इंडिकेट कर दिया, तो μ2 से, ठीक। और इसका जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, उसको नाम हमने दे दिया m1 m2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ना, वो रे डायग्राम हमने यहाँ बनाया है। चलो पहले रे डायग्राम समझ लेते उसका इधर, फिर वहाँ उसको देखेंगे ना, लाइट कैसे, इमेज कैसे बन रही। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। इसके सामने हमने पहले इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, स्फेरिकल सरफेस है जो, तो स्फेरिकल सरफेस पे हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल कहाँ से जाता है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, मतलब स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा उसके, ठीक है। ये सेंटर से जाने वाली लाइट रे, सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा स्फेयर के सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा नॉर्मल है ना। अब हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब यही रे डायग्राम यहाँ हम समझ रहे थे अलग से इमेज कैसे बन रही। तो इमेज बनने के लिए हमको दो लाइट रे चाहिए, ठीक है। तो पहली लाइट रे हमने ये वाली ले ली, जो कैसे जा रही है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पोल से, मतलब उस पर नॉर्मल इंसिडेंट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हो रही है, उससे जाते हुए अपेयर हो रही है, जा रही है। तो इसका मतलब वो उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई I0 R0, मतलब विदाउट डेविएशन वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये विदाउट डेविएशन ये इस तरह से चली जाएगी, है ना। तो ये हमारी पहली रे हो गई। ओके, अब सेकेंड, ये दूसरी लाइट है, हमने इमेज बनने के लिए हमको कम से कम दो लाइट रे चाहिए। तो ये दूसरी लाइट है, अब ये जब मीडियम में एंटर करेगी, है ना, तो नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी, है ना। हमने इसको डेंसर माना, अभी प्रूफ करने के लिए इसको डेंसर मान लिया, बाहर वाले मीडियम को हमने रेजर माना है। तो लाइट एक किधर की ओर बेंट होगी, नॉर्मल की ओर। तो ये उसका इनिशियल पार्ट है, ऐसे ना जाते हुए वो नॉर्मल की बेंट होके यहाँ आ जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ आकर मिल रही है ना, ये दोनों लाइट रे इस तरह से कहाँ इंटरसेक्ट कर गई, पॉइंट आई पर, पॉइंट आई पर उसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, है ना। तो यही चीज हमने यहाँ ड्रॉ करके रखी है जो, ठीक है। फिर ओके, तो ये हुआ उसका इमेज का बनना, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चलिए, ओके। और अब देखें यहाँ इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, उससे चलने वाली दो लाइटें, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है NAO, ओके, NAO, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बता दिया, उसको नाम दे दिया I। फिर ये हमारी क्या रहेगी, ये दूसरा जो, ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हमने बता दिया R से, ठीक है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाला, और याद रखिए बेटा सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है, सरफेस के पोल से, ठीक। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या लिखी जाएगी, -u, ओके। इस साइड है नेगेटिव u आएगी, ओके। फिर ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो सरफेस तक की डिस्टेंस है ये वाली, है ना, ये होगी उसकी रेडियस, और इधर क्यों इधर कर रहे इसलिए पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन जो एज इट इज रहेगी जैसे हमने मिरर में भी यूज करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर ये हमारी क्या होगी, ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज हम दिखाते हैं v से, है ना, यहाँ तक, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज v से, और राइट साइड में इधर की ओर है तो वो पॉजिटिव v होगी, है ना। ये सारे टर्म हमने वही लिखे, और जो हमने डेंसर मीडियम माना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, डेंसर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स μ2 मान लिया, है ना। और जो इसके बाहर वाला मीडियम है अभी हम उसको रेरर लेकर चल रहे हैं, मतलब रेरर मीडियम में बाहर, ओके। तो रेरर मीडियम में उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, ठीक। तो ये हमने लिख दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ओके, μ1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मीडियम, ओके, उसको क्या बताया है, μ2। तो ये उससे रिलेटेड पैरामीटर्स। अब हमने यहाँ पर एक और कंसिडरेशन किया है, इंसिडेंट रे। क्या मान लिया हमने, ये इंसिडेंट रे है, ओके। ये एक एंगल बना रही किस पे, सरफेस पे, है ना, ये वाला, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक एंगल बना रही है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, अल्फा, ओके। और इस एंगल को हमने बोल दिया तो अल्फा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे थी, अल्फा एंगल बना रही है मान लिया हमने। दूसरी जो AI, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल सबटेंड कर रही है किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसको मान लिया किससे बता रही है, बीटा से। और ये जो हमारी नॉर्मल है NAC, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, इसको हमने किससे मान लिया, गामा से, अल्फा बीटा एंड गामा, ओके। और ये हमने उसको वर्ड में लिख भी दिया है, तो ठीक है। अब यहाँ सिंपल सब जो हमें यहाँ क्या करना है, ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, मतलब ये जो फॉर्मूला आएगा, है ना, इसको निकालने की क्या तरीका रहेगा, चलिए ना पहले हम तरीका उसका शॉर्ट में वो देख लेते हैं कि करना क्या क्या है ना। तो सबसे पहले तो हम स्टेप्स ध्यान रख लो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ के बेस पे, ओके। एक्चुअली मतलब पहले ये अगर आप ये ध्यान में रख लोगे कि करते क्या जाना है ना, तो ये डेरिवेशन मुझे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है उसकी, क्या क्या करते करते जाना है हमको, ये डेरिवेशन निकालने। तो सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ लगाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, किसका, दूसरे मीडियम का, है ना, डेंसर मीडियम का रेरर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से क्या हो गया, है ना, साइन आई साइन आर, ये होगा μ2 μ1, ठीक है। पहले रफली समझ लो, तो फिर बाकी आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप। ये चीजें दिमाग में बैठा लो, डेरिवेशन याद रखने के लिए ये चीजें दिमाग में रख लो कि करते क्या जाना है ना। तो ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे आई और आर बहुत छोटे छोटे से एंगल होंगे, है ना। तो आई अपॉन आर, हम साइन आई को आई लिख सकते, इसको आर लिख सकते, ये μ2 बाय μ1 ऐसा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया μ1 इंटू आई एंड μ2 इंटू आर, ओके। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर, है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, आई और आर की, ठीक है। और वो जो आई और आर की वैल्यू आएगी उसको अब हम कहाँ से निकालेंगे, तो हम आई और आर की वैल्यू, ठीक है, किसकी कॉन्सेप्ट से, एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब ध्यान में रख लो, एक्सटीरियर एंगल हमें पता है क्या होता है, किसको बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का ये इंटीरियर एंगल हो गए, और ये बाहर जो एंगल बन रहा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, मान लिया x है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। मतलब ये जो x होगा इसके बराबर होगा y और z के सम के। तो हमें ये i और r की वैल्यू इसी कॉन्सेप्ट से निकालनी है ना। मतलब हम i और r की वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट लगाकर एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट लगाकर i और r की वैल्यू निकालेंगे, उन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब करने के बाद, है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रख ले,
है ना। यहाँ तक तो सब वो थ्योरी वो लिखी हुई है, जो क्या क्या हमने माना है, क्या कौन सी चीज है। अब डेरिवेशन हमको यहाँ से देखना है कि पहली स्टेप हम क्या अप्लाई करें। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ओके, तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ ये नाउ, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, आ रहा था हमने। फिर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू बाय म्यू वन, ओके, है ना। मतलब और फिर नेक्स्ट जो यहाँ से अब आई और आर कैसे हैं, वो स्मॉल एंगल है ना। अब स्मॉल एंगल मतलब ये जो हम डेरिवेशन ले रहे हैं, जो हम स्मॉल एपर्चर वाले मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना, स्मॉल एपर्चर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये डायग्राम में थोड़ा हमने रेस को दूरी दूरी पर बनाया है ना, लेकिन ये जो प्रूफ हम कर रहे हैं इसको मानकर इसको स्मॉल एपर्चर का लेकर चल रहे हैं। तो ये वाले जो एंगल्स होंगे ये बहुत ही स्मॉल होंगे, है ना। डायग्राम में हमको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो आई और आर कैसे हैं, स्मॉल होंगे, ठीक है। सिंस आई एंड आर क्या है, आर सो स्मॉल, तो फिर हम साइन आई को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, हमें पता है रूल कि अगर एंगल हमारे छोटे हो तो उनकी साइन वैल्यू ले लें, टेन वैल्यू ले लें, है ना, कोई उनकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज हम उसको लिख सकते हैं। तो साइन आई की वैल्यू आई हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी साइन आर हो जाएगा आर के वैल्यू इक्वलेंट, है ना। अब यहाँ से हो गया हमारे पास आई अपॉन आर म्यू टू बाय म्यू वन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, म्यू वन इंटू आई म्यू टू इंटू आर, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब क्या बताया था इसके बाद कि आई और आर की वैल्यू निकालकर रखनी है। तो आई और आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट से। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए अब हमको ट्राइंगल देखने होंगे, है ना। अब ट्राइंगल कौन से देखोगे, चलो, तो आई की वैल्यू के लिए दो ट्राइंगल मतलब याद रखने के लिए, डेरिवेशन जो मैथमेटिकल चीज है, कोई बहुत बड़ी उस पर वो है ना, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, बस डेरिवेशन है उसको सिर्फ याद रखने का तरीका आना चाहिए, है ना, बाकी कोई हार्ड उसमें कॉन्सेप्ट नहीं आती, ठीक है। तो हम अब देखो, ठीक है, हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी है एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट लगाकर। तो आई और आर की वैल्यू के लिए हमें दो ट्राइंगल देखने होंगे। तब दो ट्राइंगल कौन से देखेंगे, तो कैसे याद रख लो, ठीक है। पहला ट्राइंगल कौन सा, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहला ट्राइंगल कौन सा, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया ये, ओ ए सी, है ना। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, है ना, इसमें हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्राइंगल तो बहुत सारे दिख जा रहे हैं। तो दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा देखेंगे, जो इमेज बना रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या याद रखना है, पहला कौन से ट्राइंगल लेना है, जो ऑब्जेक्ट और इमेज बना रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसमें एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट लगा के आई और आर की वैल्यू निकालना है और यहाँ पुट कर देना है। ओके, आ गया। अब देखो, चलो, तो पहला ट्राइंगल कौन सा, ओ ए सी, है ना, ये नाउ इन ट्राइंगल, है ना, फ्रॉम फिगर नाउ इन ट्राइंगल, क्या कहा हमने, ओ ए सी, पहला जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, इसमें एक्सटीरियर एंगल ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे बना के दिखाऊं अलग से, है ना, ऐसा दिख रहा होगा, ये पॉइंट सी, ओके, ये ए, ओ सॉरी ओ ए, यहाँ बना है आई, ये बना है अल्फा, ये बना है गामा सी पर, है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन है, यहाँ
कौन है, आई। तो आई का सम किसके बराबर, ठीक है, नॉन ट्रायंगल ओएसी, आई इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ये होगी हमारी इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। ओके, अब इसी तरह से किसकी वैल्यू भी निकालनी है, अगेन इन ट्राइंगल, है ना। अब हमें दूसरा ट्राइंगल कौन सा याद रखने का बोला था, जो इमेज बना रहा है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दूसरा ट्राइंगल कौन हो गया, अब यहाँ पर इधर समझ लो ये वाला हो गया, आई ए सी, आई ए सी, आई ए सी। इसमें कौन एक्सटीरियर एंगल है ऐसा समझो यहाँ पे, है ना, इधर बना ले इसको। ये कहाँ से जाने वाली लाइट रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बन रहा है गामा। ओके, फिर ये हो गया हमारा ये ट्राइंगल, है ना, ये ए आई। इसमें देखना यहाँ आर बना, यहाँ बीटा बना। ये वाला ट्राइंगल मैंने आसानी से समझ में आ जाए इसलिए इस ट्राइंगल को यहाँ बता दिया। तो एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया इसमें, गामा, है ना, एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, गामा, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल आर प्लस बीटा, है ना, आर प्लस बीटा। अब यहाँ पे एक चीज रीजन भी लिख देना जो हमने कॉन्सेप्ट लगाई है। क्या लगाया हमने, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है ना, सम ऑफ डिस्टेंस इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आई की वैल्यू आ गई, गामा, ये दूसरी इक्वेशन आई, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, गामा माइनस बीटा। तो ये आ गया हमारे पास आई, ये हो गया हमारे पास आर। ओके, अब आई और आर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नो चलिए मैं इसको, इस सेंटेंस को यहाँ लिख देता हूँ। नाउ on putting the value of I and R in equation first, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, μ1 I, ओके, μ2 R, ठीक है। अब यहाँ I और R की वैल्यू रखते चले, μ1 आई कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस गामा, है ना, इधर ये है, फिर μ2 कौन क्या है, μ2 इंटू आर क्या है, गामा माइनस बीटा। ओके, गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सब जो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एंगल वाले टर्म ट्रांसपोज करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। पहले तो मल्टीप्लाई कर दे, μ1 अल्फा, ओके, μ1 गामा, इधर μ2 गामा, ओके, और μ2 बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से, हाँ, ये गामा वाले टर्म, है ना, ये वाले, इन टर्म को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इधर आ गया μ1 अल्फा, इधर से ये μ2 इधर ले लिया, μ2 बीटा, इधर कौन आ गया, μ2 गामा ये लिखा है, फिर इधर से μ1 गामा को ट्रांसपोज करके ला रहे हैं, तो μ1 गामा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं μ1 अल्फा, μ2 बीटा, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, गामा, है ना, तो यहाँ बचेगा μ2 माइनस μ1 और गामा, ठीक है। अब यहाँ से जो अल्फा बीटा एंड गामा ये सब क्या है, एंगल्स है, तो एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके, तो एंगल अल्फा, है ना, एंगल अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, एंगल अल्फा कितना होगा,
आर्क अपॉन रेडियस। अब ये देखिए आर्क अपॉन आर्क कौन है एपी, रेडियस कौन हो जाएगी। अब यहाँ से एक चीज थोड़ा सा तो ये कंफ्यूज कर सकता है कि यार ये तो बेंट इधर बेंट दिख रहा है ना, ये कैसे आर्क हो गया। तो रियल में जो अगर हम आप ये सरफेस है हमारे पास है ना इस तरह से, तो अगर हम बड़ा कर्वेचर लेते हैं, बड़ी दूर वाली दे देते हैं, ओके दूर वाली दे देते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ओके ये उसके लिए आर्क ये नहीं होगी। लेकिन अगर आप छोटी एंगल लो, इसमें जो आपको ये बेंट दिख रहा होगा इधर, इसका तो कर्वेचर इधर है, एंगल है ना, तो अगर छोटी हम दे रहे यहाँ पर, मतलब पास वाली दे दे सरफेस पे ऐसे, ओके पास वाली दे देते हैं है ना, तो क्या ये आर्क हो जाएगी अब, है ना। तो ये वाली जो पॉइंट है, अगर पॉइंट ए पास में हो किसके, पी के, पॉइंट ए और ई, जैसे ए यहाँ था पी यहाँ था, तो ये हमको जरूर कंफ्यूज कर सकता है, ये आर्क यार इसका कर्वेचर इधर दिख रहा है ना, और हम एंगल इधर ले रहे हैं, इसको कैसे आर्क बोल रहे हैं। और तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको कम ज्यादा दिख रही है ना, तो फिर ये आर्क अपॉन रेडियस वाले कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगी। लेकिन ये हमने पहले ही बोला, डेरिवेशन हम किसके लिए ले रहे हैं, स्मॉल रिफ्लेक्टिंग स्मॉल एपर्चर वाले। तो ये लाइट रे, बहुत सारी लाइट रे हो सकती, ये लाइट रे अगर पास में आ जाए यहाँ पे, तो हमने दूर ना लेते हुए ये लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट होते हुए दिखाते हैं इस जगह, तो है ना, तो क्या ये आर्क बन जाती, तो फिर ये आर्क बन जाती है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये इधर दिख रही है, इधर एंगल ले रहे हैं, है ना, तो ये और ये डिस्टेंसेस अलग अलग दिख रही है, मतलब ये डिस्टेंस अलग अलग दिख रही है, तो फिर आर्क अपॉन रेडियस की कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, है ना। तो ये पास में अगर ले रहे पी और ए अगर पास पास में हो, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस वाली कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क कौन हो गई, सबके लिए आर्क वही रहेगी, तीनों एंगल के लिए सब में एपी और रेडियस, वहां से उनके पोल से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, है ना। तो आर्क कौन हो गया यहाँ पर एपी, आर्क कौन हो गया एपी, रेडियस कौन सी होगी, तो जिस पॉइंट पर हम एंगल बना रहे हैं, बनावा ले रहे हैं, उस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल देंगे, ठीक है। तो आर्क हो गई एपी, रेडियस कौन हो गई कहाँ से, ओ पी, ओके ये हो गया ओ पी। फिर बीटा, बीटा क्या होगा, आर्क हो गई एपी और बीटा कहाँ से बन रहा है, आई से, तो ये पी आई है ना। चलो इनको पी से नाम लिखते हैं, पी आई। फिर गामा, गामा के लिए भी आर्क हो गई एपी, ओके गामा के लिए भी आर्क हो गई कौन, ये एपी, गामा कहाँ बन रहा है सी पर, तो पी सी, ये हो गई रेडियस, है ना, पी सी, ठीक है ओके। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो म्यू वन कितना हो गया, म्यू वन अल्फा हो गया, है ना, म्यू वन हो गया क्या हमारे पास एपी अपॉन पी यू, ओके। फिर म्यू टू हो गया बीटा, बीटा की वैल्यू मल्टीपल कर दो इसमें, एपी और पी आई, ओके। फिर इधर म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना, इधर गामा की वैल्यू पुट कर दे एपी अपॉन पी सी, ठीक है। अब यहां से ये सब में देखो बेटा, इधर से भी एपी एपी एपी, तो इधर से एपी क्या आ जाएगा कॉमन, एपी एपी कॉमन ले लेंगे, उधर एपी 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 सब क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ क्या बच जाएगा, है ना, अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो फिर हम उसको अगली स्टेप में कॉमन निकाल कर यहाँ लिख कर दिखाओ, फिर उसको, है ना, तो डायरेक्ट समझ जाओ तो ये कॉमन आके उधर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा म्यू वन और यहाँ क्या बच जाएगा इसके अपॉन में पी ओ, ओके। फिर इधर म्यू टू और इसके अपॉन में पी आई, ओके।
तो पी आई हमारा कितना हो गया, पी आई हो गया हमारा, है ना। चलो अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, ठीक है। फिर μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, ओके। और इसके अपॉन में सिर्फ क्या रह गया होगा, पीसी रह गया होगा ना, ए सब कैंसिल हो गया, ओके। आया समझ में। नहीं तो फिर हमारी एक स्टेप और बढ़ जाएगी जिसमें हम एपी को लिख के बाहर निकाल के लिख के दिखाओगे, फिर कैंसिल करके दिखाओगे, अंडरस्टूड है वैसे तो, है ना। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो पीओ की इनकी, तो हमारे पास वैल्यू है सभी की। पीओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट सॉरी, है ना, माइनस यू, तो माइनस यू। फिर μ2, पी आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी है ना, ये आ गई वी। फिर μ2 माइनस μ1, और अपॉन में पीसी क्या है, पीसी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ से इसको रीअरेंज कर दे तो प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग लिखते, तो μ2 ये v, इधर ये माइनस हो जाएगा, इसको पीछे लिख देते हैं μ1 अपॉन u, ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये होगा हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर स्फेरिकल सरफेस, ठीक, ओके। और इसका एक स्पेशल केस जो अगर सराउंडिंग हमारा क्या हो, एयर हो, है ना, सराउंडिंग अगर हमारा एयर हो तो μ1 कितना आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एयर होती तो μ1 हो जाता हमारे पास क्या, μ1 हो जाता 1, ओके। μ2 को हम सिर्फ म्यू बता देते, फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है ना। अगर बाहर का मीडियम एयर है तो एयर की रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होता, तो एब्सोल्यूट को हम सिर्फ किससे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ओनली म्यू से। तो फिर यहाँ इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्या बन जाता है, इफ सराउंडिंग इज एयर, ओके। तो यहाँ क्या बन जाता है, इफ सराउंडिंग इज एयर, तो μ2 स्पेशल केस, है ना, इफ सराउंडिंग इज एयर, तो μ1 हो जाता है यहाँ पर 1, μ2 को हम इंडिकेट करते हैं ओनली म्यू से। तो फिर ये बन जाता हमारे पास क्या, म्यू अपॉन वी माइनस 1/u, म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ओके। तो ये उसका एक और एक्सप्रेशन है ना। तो यहाँ पर चलिए, ठीक है, ये रहेगा जो उसका डेरिवेशन, है ना। अब यहाँ देखना जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डिराइव द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। अब इसके दो तरीके होते हैं बेटो, ठीक है। या तो वो ये इक्वेशन लिख कर दे देगा, वो प्रूव दैट, ठीक है, दिस इक्वेशन, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, हमें सिर्फ इतना लिख कर देगा क्वेश्चन में, डिराइव द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हम ये बाहर वाले मीडियम को कोई दूसरा मीडियम मानकर निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम बाहर एयर लेकर चल दें स्टार्टिंग से, जैसे हमने यहाँ बाहर दूसरा मीडियम लेकर चला है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया। लेकिन अगर उसने सिर्फ हमको क्वेश्चन में बोला कि रिफ्लेक्शन फॉर्मूला प्रूफ करो, तो हम बाहर वाले मीडियम को एयर भी लेकर चल सकते हैं। तो एयर लेकर चलेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला, है ना। चलिए, तो हम उसको अभी देखते भी है, क्योंकि एयर वाला अगर लेकर चलते हैं यहाँ से तो इसमें क्या चेंज होगा, है ना, वो ज्यादा इजी पड़ता है जो प्रूफ करने के लिए आसान, मतलब उसमें इतने ज्यादा टर्म्स नहीं लिखने पड़ते, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस फॉर कॉन्वेक्स, है ना, सरफेस, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन हमने अभी प्रूफ किसके लिए किया, कॉन्वेक्स के लिए। फिर हम इसको कॉनकेव के लिए भी देखते हैं जो, ओके। चलिए, इतना नोट कर लीजिए, ओके। अब हम इसको जो प्रूफ करेंगे किसके लिए, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। मतलब
फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम रहेगा और प्रूफ हम है ना करके देख रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए जिस मेथड से हमने प्रूफ किया है बिल्कुल सेम मेथड वही रहेगी, बस थोड़े से साइन में चेंज आएगा है ना, इसलिए हमने मैक्सिमम पार्ट को इसको रब नहीं किया है एज इट इज, जो इसमें से बहुत है ना, बस हमें थोड़े कहीं ना कहीं साइन चेंज करने पड़ेंगे पॉजिटिव के नेगेटिव इस तरह से। ओके, तो इसलिए हमने ये पुराने डेरिवेशन को रब नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ठीक है, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इमेज का हम बनना देखें, इधर दिखा रहे जो। ठीक है, यहाँ पर समझ लें इधर से। ठीक, कि हमने कहा ये हमारा कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल। ओके, यहाँ पर जो हम सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना यहाँ। ओके, अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे है ना इस तरह से जाएगी, ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी। ओके, अब इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था है ना, ये उसका इनिशियल पाथ है लाइट रे का, ये वाला है ना, लेकिन हमें मालूम है कि वो किसमें एंटर कर गई है, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में एंटर की है तो फिर वो किधर की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर। तो जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर बेंड होगी, तो ये लाइट रे ऐसे ना जाते हुए है ना अपने इनिशियल पाथ से, ये इनिशियल पाथ इससे बेंड हो जाएगी, किधर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर। तो ये यहाँ से इस तरह से बेंड हो जाएगी, किधर बेंड हो गई ये, टुवर्ड द नॉर्मल। आया समझ में? ये जैसे ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। जब आप इसका रे डायग्राम कॉपी में बनाओगे, उसमें है ना नोट करोगे, तो सबसे पहले आप ऐसे ही बनाना, किसको ड्रॉ कर लेना, पहले नॉर्मल को। ठीक है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज कैसे जाएगी, इस तरह से। जैसे ही वो सरफेस पे एंटर करेगी तो उसको वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ये एक लाइट रे ऐसे चली जा रही है ना, और दूसरी लाइट रे जो उसके पोल पर इंसिडेंट हो रही है ना ऐसी। तो ये दोनों लाइट रे को अगर हम है ना देखेंगे, तो ये दोनों लाइट रे रियल, ये तो विदाउट डेविएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरे ऐसी चली जाएगी। तो दोनों लाइट रे रियल में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक लाइट रे इधर चलेगी, दूसरी लाइट रे ऐसे चलेगी। तो रियल में ये दोनों लाइट रे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर ये वाली लाइट रे हमारी आंख पर आती है ना, तो ये हमें कहाँ से आती है, अपेयर होगी। ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड करते हम, ये ऐसे तो इस तरह से, तो हमें ये लाइट रे कहाँ से आती है, अपेयर होगी पॉइंट ए से। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, आई पर, वर्चुअल इमेज है ना, क्योंकि हमने पीछे एक्सटेंड करने पे बनी है, यहाँ पे इंटरसेक्ट की है, ये हमें वहां से कहाँ से आती है, अपेयर होगी पॉइंट आई से। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से चलकर इस तरह से बेंड हो गई नॉर्मल की ओर, कि हमें पॉइंट आई से आती है, अपेयर होगी। तो उसकी जो इमेज है वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। ओके, मतलब जो हमारा कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमेशा कैसी इमेज ही बनाएगा, ये हमेशा जो ठीक है वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ इमेज का बनना। ठीक है, फिर से एक बार देख लें, ये पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, फिर एक लाइट ऑब्जेक्ट से गई, वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, और दूसरी लाइट ऐसे गई, इन दोनों को पीछे बढ़ाएगी, हमें यहाँ मिलते हुए अपेयर होगी ना। तो यही रे डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है ना। ये कैसे बना, इसको हमने यहाँ समझाया था। ठीक है, अब ठीक इसको प्रूफ करना है हमें है ना, तो फिर एंगल्स और ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे। ओके, ये इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, ये सबसे पहले ठीक है कौन सी रे देख ले हम, ये वाली। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इनको हम नाम दे देते हैं। ओ कहाँ पर इंसिडेंट हुई है, पॉइंट इस पे है ना, सरफेस के पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल का नाम हमने दे दिया एन
ए सी। ओके, फिर नेक्स्ट एंगल्स देख ले, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, नॉर्मल, इसके बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, जो ध्यान से देखना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ओके, ये चलो, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, है ना, ये एंगल भी क्या हुआ, आर हुआ। दोनों कैसे एंगल हुए, अपोजिट एंगल हुए। ठीक है, दोनों एंगल कैसे हुए, अपोजिट एंगल हुए, ये वाले। तो फिर ये एंगल भी क्या हो गया हमारा, आर। ओके, फिर ये ऐसे समझ लो, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसी पार्ट पे जा रही है रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर हो गया। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, आई ए सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो आई ए सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट देख ले, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये वाला इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये हमारा जो बड़ा एंगल है वो कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ध्यान रखिए जो है ना, डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला एंगल है ये है ना, कौन सा एंगल हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, क्या नाम है उसका, ओ ए सी। यहाँ पर ये नाम हम दे देते हैं ओ ए सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गए एंगल। अब यहाँ है ना डिस्टेंसेस दिखा दे हम। ठीक, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और किधर की हम मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगी, माइनस आर। टुवर्ड द ऑब्जेक्ट अगर मेजर करते हैं तो माइनस में आता है ना, तो माइनस आर। फिर ये हमारी हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज भी इस बार कैसी होगी, इधर मेजर कर रहे हैं तो माइनस वी होगी, है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो हमारी, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी माइनस यू होगी। ठीक है, तो ये सारे डिस्टेंसेस हमने यहाँ पर लिख दी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस पोल तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, ये सब ऐसे है। ओके, अब यहाँ हम एक कंसिडरेशन वही करते हैं जैसा हमने पहले वाले में माना था कि इंसिडेंट रे है ना, क्या एंगल बना रही है, अल्फा इस पे, आर पे। दूसरा रिफ्रैक्टेड रे क्या एंगल बना रही है, बीटा, है ना। और नॉर्मल क्या एंगल बना रहा है, गामा। ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये सब लिखा हुआ है। ओके, फिर इसमें भी जो हम वही स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना, मतलब सेम मेथड रहेगी दोनों को प्रूफ करने की, बस थोड़े से साइन यहाँ चेंज होंगे, है ना। इधर भी साइन ही चेंज होना थे, पर हमको बोर्ड की आवश्यकता है इसलिए हमने से रब कर दिया। ओके, तो अब यहाँ से है ना, ये पहले पे इनके साइन लिख दे, माइनस वी, ये ऐसे माइनस आर, और ये डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सब एज इट इज है। ओके, अब हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये एज इट इज जो पहले समझे हमने ना। आई और आर स्मॉल है तो साइन आई को आई लिख सकते हैं, आर को आर, साइन आर को आर लिख सकते हैं, है ना। फिर ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट लगाकर किसकी वैल्यू देखनी है, आई और आर की। तो एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट लगाकर आई और आर की वैल्यू देखनी है। तो पहले तो वही बताया जो है ना, आई की वैल्यू देखने के लिए दो ट्राइंगल देखेंगे हम, जो ऑब्जेक्ट और किसके बीच में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने वाला ट्राइंगल कौन हो गया, ओ ए सी। ओ ए सी, है ना, यहाँ ऐसे बना देता हूँ समझने के लिए, ये हमारा पॉइंट ओ, ये सी, है ना, ये ऐसे। ओके, तो ये हमारी इंसिडेंट है, ये नॉर्मल, इसके बीच क्या बना एंगल आई, यहाँ क्या बना अल्फा, ये चलो यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे है ना। यहाँ कौन सा एंगल बना, गामा, यहाँ पे अल्फा, और इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ओ ए सी में
क्या लगा देना है हमको, एक्सटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया यहाँ पे, आई इज एक्सटीरियर एंगल कौन है यहाँ, गामा। तो गामा इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर है गामा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, है ना। अब यहाँ से आई की वैल्यू बतानी है, तो आई हो गया गामा माइनस अल्फा, ये आ गया इसकी वैल्यू आई की। फिर सिमिलरली इसमें नाउ अगेन इन ट्राइंगल, जो इमेज बना रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनने वाला ट्राइंगल आई ए सी, है ना, आई ए सी, ठीक है। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल वाला देख लें कॉन्सेप्ट, तो यहाँ बना देते हैं उसको थोड़ा सा, है ना, समझने के लिए। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बन रहा है गामा एंगल, है ना। फिर ये हमारी क्या है, आई, ओके। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है आई, और ये इनके बीच बनने वाला एंगल है आर, है ना। आई जहाँ आ रही है वो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, वो हमने पीछे बढ़ाया, तो रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच बनने वाला एंगल आर, और ये क्या एंगल बना रही है यहाँ पर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बना रही है, बीटा, है ना, ये इस तरह से, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ये इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल गामा ही हुआ, है ना। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा, ओके। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस बीटा, ओके। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, गामा माइनस बीटा, है ना, सही है। फिर से एक बार देख ले, किसके लिए, ओ ए सी के लिए एक्सटीरियर एंगल गामा आई प्लस अल्फा, है ना। फिर यहाँ से गामा, है ना, आई प्लस अल्फा, आई की वैल्यू निकाल ली। फिर आई ए सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, गामा ही है, इंटीरियर कौन हो गया, आर और बीटा, तो आर प्लस बीटा, है ना, यहाँ से आर की वैल्यू। अब सेम इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आई और आर की। तो यह इक्वेशन फर्स्ट लिखी हुई है, आई कितना है हमारे पास, गामा माइनस अल्फा, ये वाला आई है गामा माइनस अल्फा। फिर इधर म्यू टू कितना है, म्यू टू आर कितना है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। फिर वही म्यू से इंटू करते चले अंदर, म्यू वन वाली वैल्यू से, म्यू वन अल्फा, म्यू वन गामा माइनस म्यू वन अल्फा, इधर म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा, ओके। अब नेक्स्ट जो गामा वाले टर्म है ना, ये दिख रहा है हमें डबल, तो गामा वाले टर्म्स को क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट, है ना, वो भी कौन से वाले को, म्यू वन वाले को। तो यहाँ क्या बच जाएगा, इधर से ये म्यू टू को इधर लेकर आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगा म्यू टू बीटा, है ना, ये वाले को म्यू टू बीटा आगे लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा, म्यू वन अल्फा, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ से म्यू वन गामा को हम उधर लेके गए, तो इधर जो बचा है म्यू टू गामा, ये म्यू वन गामा आके इधर माइनस, है ना, म्यू वन गामा, ठीक है। फिर इधर म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा, है ना। फिर यहाँ से गामा गामा कॉमन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन और ये गामा कॉमन आ गया, ठीक है। अब फिर वही वाली बात, अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, एंगल है ना। तो सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा दोनों के ग्रुप में, चाहे कॉन्वेक्स के लिए करो या कॉन्वेक्स के लिए, है ना, ठीक है। तो ये हो गया बी, अल्फा क्या होगा फिर यहाँ पर, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क तो कौन ही है सबके लिए, एपी पहले समझ चुके हैं हम, एपी, है ना, और रेडियस कौन हो गई, पी ओ, ओके, रेडियस कौन हो गई, पी ओ, ठीक है। फिर बीटा, बीटा किससे बन रहा है, इमेज से, तो इमेज के लिए आर्क भी हो गई एपी, ए
पी, है ना। डिस्टेंस कहाँ से, इमेज से, तो क्या हो गई रेडियस, ये हो गई पी आई। फिर किसकी वैल्यू, गामा की, गामा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है ए पी, रेडियस कौन हो गई, गामा कहाँ से बन रहा है, सी से, तो ये हो गई पी सी। ओके, ये हो गया हमारे पास पी सी, ठीक है। फिर वैल्यूज रख दो यहाँ पे, देयरफॉर म्यू टू बीटा क्या हो गया, है ना, म्यू टू बीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी ओ, फिर माइनस म्यू वन अल्फा क्या है, ओके सॉरी यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखना है ना, म्यू टू बीटा, तो म्यू टू बीटा क्या है, ए पी अपॉन पी आई, फिर म्यू वन, है ना, यहाँ रख रहे हैं ना, म्यू वन इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है क्या, ए पी अपॉन पी ओ, ओके। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट जो इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ पर गामा, गामा क्या है, ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, ठीक है। अब वैल्यूज रखते चले, तो म्यू टू पहले तो वो ए पी पता है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इधर ए पी है, यहाँ ए पी है, ए पी कॉमन आ गया, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, म्यू टू पी आई, ओके, इधर म्यू वन अपॉन पी यू, इधर म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना, अपॉन में पी सी, वैल्यूज रख दो, ठीक है, पी आई पी ओ इनकी, तो ये हो गया म्यू टू, पी आई क्या है, पी आई हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस वी, ओके, माइनस वी, फिर म्यू वन पी ओ क्या है हमारे पास, पी ओ क्या है, पी ओ सॉरी ये वाला माइनस यू, तो माइनस यू आ गया, ठीक है। फिर इधर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में पी सी मतलब माइनस आर, ओके, ये है ना। अब यहाँ से जो ये देखो तीनों में माइनस है, इसमें माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे या कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो ये माइनस कॉमन आ गया, क्या बोलिए इधर, चलो मैं लिख भी देता एक बार, तो यहाँ हो गया म्यू टू बाय वी, है ना, ये माइनस कॉमन ले लिया, फिर ये वाला माइनस म्यू वन बाय यू, इधर ये माइनस हो गया, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, है ना, ये माइनस को नीचे लिख दिया, ये आ ले लिया, ये माइनस माइनस कैंसिल है, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, तो क्या बन गया म्यू टू बाय वी, म्यू वन बाय यू, और है ना म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये रहा हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके। फिर इसमें भी वही स्पेशल केस लगाओगे, अगर सराउंडिंग हमारा एरिया रहे, है ना, ये लिखा है तो सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से मतलब मीडियम के चारों तरफ वाला अगर जो मीडियम है वो एरिया है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन जो है वो 1 हो जाएगा, है ना, और म्यू टू को हम रिलेटिव मान लेते तो म्यू से बता दिए, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन या रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। तो इसका प्रूफ हमने दोनों सरफेस के लिए देखा है ना। तो एग्जाम में ऐसे कोई स्पेशली जो सरफेस का नाम नहीं दे देता कि कॉनकेव के लिए प्रूफ कीजिए या कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, सिर्फ क्या बोलता है, प्रूव दैट द ये है ना ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी सरफेस लेकर प्रूफ कर सकते हैं जिसका डायग्राम आपको इजी पड़े, क्योंकि मेथड तो दोनों में लगभग सेम ही है, जिसका डायग्राम इजीली बन जाए उसके लिए आप प्रूफ कर लीजिए, है ना। और ठीक है, इससे भी आसान मैथमेटिकल डेरिवेशन कौन से केस के लिए आता है ना, एयर मानने वाले के लिए। जैसे अगर सराउंडिंग हमारा क्या हो, एयर मतलब
वो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आप उसको या तो बाहर वाला मीडियम ये वाले फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हो, या दूसरा है ना इस ये वाले फॉर्म को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो एग्जाम में, ठीक है, दोनों कंसीडर किए जाएंगे, ये वाले और ये वाला। तो फिर इस वाले का प्रूफ और भी आसान जाता है। तो अगर हम शुरू से ये मान के चले तो इस वाले का प्रूफ और भी इजी जाता है। तो इस वाले को अगर आप प्रूफ कर लो तो भी बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए ये रहा है और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम के हिसाब से, चलिए है ना।